Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respected viewers, today I am going to discuss to you people about a law which is related to magnetic effect of current. आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की चर्चा करेंगे, जिस नियम को हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। यह जो नियम है बायोट-सावर्ट लॉ, इस नियम को वास्तव में ये नियम एक्सपेरिमेंटल लॉ है और इस नियम को कभी कभी हम लैप्लास के नियम से भी जानते हैं। कभी कभी कंबाइंड वे में हम इसे बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस नियम को डिस्कस करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सो लेट अस नाउ स्टार्ट। पहली चीज कि यह जो नियम है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इस लॉ का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। पहले वास्तव में यह जो नियम है, इस नियम के द्वारा अगर कोई भी कंडक्टर हो जिससे होकर करंट का फ्लो हो रहा हो, यानी वह कंडक्टर कैरिंग करंट हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, निश्चित रूप से वह कंडक्टर जिससे करंट फ्लो होती है वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो यह जो नियम है, इस नियम के द्वारा हम एक दी हुई ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी जिससे होकर के करंट का फ्लो हो और उस कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते किसी भी ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह नियम कहता क्या है? देखो भाई, इस नियम को समझने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया। तुम देख सकते हो ये एक कंडक्टर है और मान लिया जाए इस कंडक्टर से होकर के आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हमने क्या किया कि इस कंडक्टर का एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लेंथ लिया। देखने में तो फिगर में काफी बड़ा लेंथ लगता है। ये लेंथ ए से एम तक की जो दूरी है, यह लेंथ कंडक्टर का एक लेंथ है जो बहुत ही स्मॉल है। इट इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल और इस लेंथ को हम dl से डिनोट करते हैं। यदि यह जो लेंथ है dl और इसमें करंट जो कि मान लिया जाए आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर से, तो करंट I और dl इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो करंट एलिमेंट जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड मिलती है। कल्पना किया जाए कि यह जो करंट एलिमेंट है AM जिसकी लेंथ dl है और इस करंट एलिमेंट का ये सेंटर है और इस सेंटर से r दूरी पर एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है। अब इस ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P पर हम इस करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। चूंकि जो करंट एलिमेंट है इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बहुत ही कम होगा, चूंकि dl लेंथ बहुत ही स्मॉल लेंथ है। तो बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है कि मान लिया जाए कि इस करंट एलिमेंट के चलते इस ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू dB है। तो ये नियम कहता है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ dB है, यह बहने वाली करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज dB प्रोपोर्शनल टू I। उतना ही नहीं, यह dB प्रोपोर्शनल टू dl, ज्वाइंट वे में कहें तो dB प्रोपोर्शनल टू I इंटू dl। यह जो dB है it is directly proportional to sine of theta।
अब ये भाई थीटा क्या है तुम देख सकते हो, ये जो करंट एलिमेंट का सेंटर है, इस सेंटर से ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पी को मिलाने वाली ये लाइन है, जिस लाइन की लेंथ आर है। ये लाइन इस करंट एलिमेंट से जो एंगल बना रही है वह एंगल थीटा है। तुम देख सकते हो ये फिगर में, ये एंगल थीटा है। तो dV is directly proportional to sin of theta. Here dV, it is found to be inversely proportional to the square of the distance between the center of the current element to the observatory point P. क्योंकि यह दूरी r है इसलिए हमने लिखा it is inversely proportional to r square. अब ये चारों को संयुक्त रूप में लिखें, कंबाइंड फॉर्म में लिखें, तो हम पाते हैं dV is directly proportional to ideal sin theta by r square. अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दे तो एक सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि वो सुटेबल कांस्टेंट k है, तो उस स्थिति में ये जो फार्मूला बनेगा dV बराबर k इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कल्पना किया जाए कि ये जो कंडक्टर है फ्री स्पेस में रखा हुआ है या वैक्यूम में है। ऐसी स्थिति में यहां जो कांस्टेंट k आता है उसकी वैल्यू म्यू 0 बाई 4 पाई याद रखा जाए। यहां जो कांस्टेंट आएगा k, dV बराबर k इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, उस k की वैल्यू म्यू 0 बटा 4 पाई लेते हैं इन SI सिस्टम। यानी SI सिस्टम में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी उसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर होता है। तो हमारा फार्मूला बन गया dV बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में इस नियम को लिखा जाए तो dV बराबर हम लिखते हैं म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई इंटू dl क्रॉस वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्योंकि dl और r ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो dl इंटू r इंटू साइन थीटा होगा और नीचे r क्यूब किया, r से कटेगा तो r स्क्वायर बचेगा। ये मूल रूप में ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इस पूरे कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना होगा, बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है B, इस B का जो स्ट्रेंथ होगा वह क्या होगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी ये जो वैल्यू आएगा B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चूंकि म्यू 0 बटा 4 पाई ये कांस्टेंट है इसलिए इसको तुम बाहर भी ले सकते हो। म्यू 0 बाई 4 पाई इंटीग्रल आई dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि ये म्यू 0 क्या है, क्योंकि पाई के बारे में तुम जानते हो, लेकिन ये म्यू 0 क्या है। देखो, तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन 0 का नाम सुना होगा और ये जो एप्सिलॉन 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया गया है। इसको तुम लोग बोलते हो absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium, फ्री स्पेस एयर के लिए बेसिकली हम बात करते हैं। वही यहां जो म्यू 0 है इसको हम लोग बोलते हैं absolute permeability, absolute permeability of free space और वैक्यूम। अब ये समझो कि ये जो म्यू 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर बाई एम्पियर मीटर।
तो तुम लोग ये देखे कि एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट के चलते उससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यदि कैलकुलेट करना हो तो यह एक फंडामेंटल लॉ है, एक मौलिक नियम है, जिस नियम का उपयोग करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आगे चल के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे, ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पर इस नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे और इस नियम को अप्लाई करके उस स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। अब देखो भाई, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको तुम B से डिनोट करते हो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो मैग्नीट्यूड होगी उस मैग्नीट्यूड को इस फार्मूला के माध्यम से तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बट सिंस इट इज अ वेक्टर, I mean to say that there will be a well-defined direction of this magnetic field strength B, अर्थात यह जो B है इसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B जो है इसकी वैल्यू को हम लोग किस तरह से डिटरमिन करें। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, यदि दो वेक्टर्स हों और दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो तुम ये देखते हो कि अगर दो वेक्टर्स A और B हों तो एक क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है वह उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में दोनों ही वेक्टर A और B लाई अप करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस फार्मूला में तुम देख सकते हो दो वेक्टर dl यानी करंट की एलिमेंट और वेक्टर r, ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिसके लिए तुम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हो, स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हो, किसी नियम का इस्तेमाल करके और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B की डायरेक्शन को डिटरमिन की जा सकती है। अब जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वह कन्वेंशनल डायरेक्शन यहां पर जो सिचुएशन बनता है तुम देख सकते हो। ये जो सिचुएशन है तुम देख सकते हो, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से होकर करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है। हमने क्या किया कि अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में किया और ये जो चार उंगली है इस चार उंगली को ऑब्जर्वेटरी पॉइंट की तरफ किया। जब ऐसा किया तो ये जो मेरी हथेली है पाम, इस पाम का जो डायरेक्शन है किधर है भाई, यह डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन इसकी ओर, यानी यहां पर जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वह इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो होगा, एक इस बोर्ड के प्लेन से बाहर, जैसे ये कलम है, ये मार्कर है, इसका जो पॉइंट है ये इधर जा रहा है, तो वास्तव में इसके प्लेन की ये परपेंडिकुलर है लेकिन इस डायरेक्शन को आउटवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। लेकिन यही जो पॉइंटेड एंड्स है इसके अंदर की ओर करें, जैसे यूं करें, यह परपेंडिकुलर हुआ और इसके बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है, इसको हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो तुम देख सकते हो जैसे मैंने यूं किया तो जो पाम है इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जा रही है, यानी इसको हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। और यह जो इनवर्ड डायरेक्शन है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर हमने एक सर्किल खींचा है और उस सर्किल के अंदर एक क्रॉस सिंबल बनाया है। यह क्रॉस सिंबल ये बता रहा है कि इस कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते जो दी हुई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करेगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इनटू द बोर्ड, इसके अंदर की ओर का डायरेक्शन। और एक आउटवर्ड डायरेक्शन भी होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल खींचते हैं और सर्किल के अंदर एक डॉट बना देते हैं। अगर ये डॉट कहीं भी ऐसा दिखे तुम्हें तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि कंडक्टर कैरिंग करंट के चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बोर्ड के प्लेन के या तुम्हारे कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट इट इज अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में हम यहीं तक इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रम में तुम लोगों को इस बायोट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।